स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर में, उसका हिंदी रूपांतरण तथा पीडीएफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हमारी, तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो आर्टिकल्स आए द हिंदू में, वो ज़्यादातर जो आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में 370 और 35 पे हटाया गया। तो उससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल थे जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि जो भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस तरह से आर्टिकल को वहाँ पे हटाया गया, वहाँ पे लोगों को क्या समस्याएं हैं, इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो अभी तक नहीं वो की गई है, प्लस इसके बाद जो वहाँ के नेता हैं उनको अभी जेल में रखा गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया है और सब चीज़ें। तो उन सब का डिस्कशन हमने कल किया था। तो ये पहला आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर इससे भी और अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और नीचे एक जो आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम मीडिएटिंग अयोध्या, तो इसका मैं आपको ये आर्टिकल सभी आज देखिए, आज वहाँ पे भूमि पूजन हुआ है, तो उसकी चीज़ों को लेकर के भी आर्टिकल्स और भी आएंगे, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें बस यही बताया गया है जो मध्यस्थता जो कमेटी बनाई गई थी वहाँ पे, ये बनाई गई थी आपको ये मई 2019 में ही बनाई गई थी, फरवरी में ये इसमें की गई थी। तो ये जो मीडिएटिंग कमेटी बनाई गई थी मध्यस्थता कराने के लिए तीनों ग्रुपों के बीच, तो उसके बारे में लेकर के कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, किसके बाद ये जो नवंबर में डिसीजन आया, तो इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें बताया गया है। तो हम आगे जो अच्छे आर्टिकल्स आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स मैंने लिए हैं। एक है मोर ऑफ द सेम, तो ये है आपका जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जो H1 वीज़ा पे जिस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं, उसको लेकर ये आर्टिकल्स आए हैं। और जो नीचे का एडिटोरियल आया है, ये लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, जो हमारी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें जो हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया तीसरी भाषा के रूप में, या जैसे भी जो ड्राफ्ट आया उसमें जो चेंज किए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसको लेकर के ये आर्टिकल आया। तो हम इसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा, पहले इससे देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो आज का संभावित प्रश्न है। तो जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के संघीय स्वरूप को किस तरह से प्रभावित करती है, व्याख्या करें। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें जो भी हिंदी भाषा को लेकर जो प्रावधान आए, उसका विरोध बहुत पहले से 1937 चल रहा है। जो गैर हिंदी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुए, यहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, कन्नड़, तेलुगु, इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो वहाँ पे इन राज्यों द्वारा हमेशा से विरोध किया जाता है हिंदी भाषा का। तो इसे लेकर के ये प्रश्न है। अभी मैं आपको आर्टिकल डिस्कस कर देता हूँ, प्लस आपने जो पढ़ रखा है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं के प्रावधान हैं और सब चीज़ें, आप मूल अधिकारों से जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्त की, हर चीज़ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया, उससे रिलेटेड करके आपको एक बेहतरीन आंसर लिखना है 200 से 250 शब्द में। मतलब आपको इतिहास से उठाना है कि 1937 से विरोध चल रहा है, फिर संवैधानिक जो प्रावधान इसमें उसको रिलेट करना है, फिर इसके बाद जो इसकी जो करंट की सिचुएशन है, जो अभी नया ड्राफ्ट आया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को लेकर आपको 200 से 250 वर्ड में बेहतरीन आंसर लिखना है। ये यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो 200 से 250 में लिखें, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से 100 से 200 के बीच लिखें, और जो अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की और अदर्स एग्ज़ाम की, वो उसे एसए के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 2020 के जो ड्राफ्ट में जो 3 भाषा की जो हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया कि हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, उसको लेकर के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे एडापड्डी पालनी स्वामी जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि ये हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो इसका विरोध मतलब देखा जाए तो बहुत पुराने समय से चल रहा है। इसमें ये कहा गया कि देखिए, मैं आपको पहले आर्टिकल को आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसमें इन्होंने ये बोला कि देखिए, आज की जो ग्लोबल कनेक्टिविटी की जो भाषा है, जो 1991 के बाद हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आए, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के जो वो आए, तो उसके बाद क्या हुआ
कि इन्होंने पूरी दुनिया से हमारी अर्थव्यवस्था का लिंक हो गया। फिर पूरी दुनिया में एक जो भाषा बोली जाती है अधिकांशतः वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी कि ग्लोबल की जो कनेक्टिविटी है, जो मतलब अदर्स, जैसे तमिलनाडु से पढ़ा कोई बच्चा है अगर वो अदर कंट्री में जाके जॉब करना चाहता है तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मस्ट है। उसके लिए टॉफेल और आपको अपने देश में वो टेस्ट पास करने होते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे वीज़ा या और सब चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें आगे बढ़ना है, जो हमें जो मानवीय संसाधन है उनका अच्छे से दोहन करना है, तो इसके लिए हमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हिंदी तो मतलब बस देश की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन बाहर अगर जाके काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें इंग्लिश ज़रूरी है। और जो लोकल स्तर पे, जो क्षेत्रीय स्तर पे उन्होंने, उनकी क्षेत्रीय भाषा तो है, तो इसीलिए उन्होंने हिंदी को स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो इसको लेकर दशकों से विरोध चल रहा है। विपक्ष की राज्य सरकारों द्वारा पिछले वर्ष केंद्र को संशोधन करने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में, जिसमें हिंदी भाषा को तृतीय भाषा होगी और गैर हिंदी भाषाओं के स्कूल में, मतलब जो तमिलनाडु जो राज्य है उसमें ये बोला गया कि जो वहाँ पे जो विद्यालय हैं उसमें इसे तीसरी भाषा के रूप में रखा जाएगा। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पिछले सप्ताह इसे 3 भाषाओं के लिए जोर देने के लिए चुना गया है, जो इसे बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में देखता है। तो आप ये जो बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता है, ये आप आंसर राइटिंग में यूज़ करिए, क्योंकि ये भाषा है ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। मतलब राष्ट्रीय, इसे इस जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय था, उसके शिक्षा मंत्रालय था, उसके द्वारा यही बोला गया कि जो ये भाषा है ये नेशनल कनेक्टिविटी, जो राष्ट्रीय एकता है, उसका सूत्रपात करती है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा राज्य की जनता की सामूहिक भावना को आहत एवं भयभीत करने वाले उदाहरण देकर प्रधानमंत्री से अपील की कि राज्यों को उनकी भाषा का ही अनुसरण करने दिया जाए। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा क्रियान्वयन को लेकर 1937 से गतिविधियां में विरोध चल रहा है। मतलब 1937 में जब पूरे देश में इस भाषा के इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई कि इस भाषा को पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित, इसे अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए और इसी मतलब जो भी काम हो इसे हिंदी भाषा में के माध्यम से ही किया जाए। लेकिन जो गैर भाषीय राज्य थे जैसे केरल, तमिलनाडु, जो साउथ इंडियन है, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हम इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय जो उनके हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो हमें हिंदी पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसलिए हम हिंदी का पुरजोर विरोध करते हैं। तो आगे देखते हैं कि 1985 के बाद से राज्य ने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका शिक्षण का माध्यम हिंदी था। उन्होंने यहाँ तक ये बोल दिया कि 1985 के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा कि हम अपने यहाँ जवाहर नवोदय जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना अपने यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जो पढ़ाई का माध्यम है वो हिंदी है और हमें हिंदी में पढ़ना या अपने बच्चों को इस भाषा के माध्यम से आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका देखिए सीधी सी बात यही है कि उनको ये लगता है कि जो हिंदी भाषा है इसको पढ़ने के बाद भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखिए आप कर्नाटक देख लो, तमिलनाडु देख लो, ये सब आईटी सेक्टर के हब हैं। तो यहाँ पे जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो वो काम करती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करती हैं। तो वहाँ पे जो कनेक्टिविटी का माध्यम है वो है अंग्रेजी भाषा, तो वो वैसे ही उस भाषा को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हिंदी भाषा को। तो इसका मेन रीज़न यही है कि वो बेंगलोर देखिए कर्नाटक में आईटी का हब है, वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन कंपनियां हैं, अपने देश की इन्फोसिस, बड़े बड़े जो आईटी कंपनियां हैं उनके ऑफिस हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो इंग्लिश या तो कन्नड़ को प्रेफर करते हैं। 2 भाषी व्यवस्था तमिल और अंग्रेजी को संचालित किया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई द्वारा 1968 में, जिसने राज्य में अच्छी तरह से काम किया। जो CN अन्नादुरई थे उन्होंने 1968 में तमिल और अंग्रेजी को मुख्य रूप से वहाँ पे तमिलनाडु में लागू कर दिया। इस उदारवादी वैश्विक स्वरूप में अंग्रेजी भाषाओं के लिए कई दरवाजे खुले, जो कि वैश्विक जुड़ाव की भाषा है। वही बोला कि मतलब मैंने वही बोला है आपको कि जो ये भाषा है
वो वैश्विक स्तर पे कनेक्टिविटी का साधन है। तो इसलिए ये भाषा को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो उसी माहौल में रहते हैं। अपने यहाँ देख लीजिए, आप यूपी देख लो, बिहार देख लो, दिल्ली देख लो, दिल्ली और हरियाणा की बात छोड़ो, आप यूपी बिहार में देख लो, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। तो इससे क्या है, इससे लोगों को हिंदी भाषा सहज है और सब चीज़ों में क्षेत्रीय भाषा है, भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी है, तो ये सब भाषा उनके लिए सही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे उन्हें, अब वो यहाँ पे भी अगर कंपनियाँ लग जाए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ जो बहुराष्ट्रीय हैं, अगर वो यहाँ के काम करने लोगों की मजबूरी हो जाए क्योंकि उन्हें रोजगार करना है, तो उन्हें अंग्रेजी वो सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए उसकी जो स्थिति है वो अलग है। वो ज़बरदस्ती ऐसी हरकतें नहीं करेगी, वो कट्टर हैं। उन्हें यही चाहिए कि उनकी जब राज्य में ऐसी आईटी कंपनियां हैं, ऐसे लोग जो हैं वहाँ पे ऐसे, तो उन्हें इसी भाषा से मतलब है। यह एक विरोधी तर्क है कि तमिलनाडु अपने छात्रों के राष्ट्रीय जुड़ाव की भाषा हिंदी को सीखने से वंचित कर रहा है। मतलब ये भी एक तर्क, आप जैसे आंसर राइटिंग करो तो इसको मतलब एक मूल्यांकन में जो उसके पक्ष में समर्थन दे सकते हो, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, कि ये तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको राष्ट्रीय जुड़ाव से वंचित करता है। मतलब अगर वो हिंदी उनको नहीं आएगी, अगर वो यूपी आ गए, बिहार आ गए, अन्य किसी राज्य में अगर हिंदी नहीं आएगी, तो या तो वो इंग्लिश से काम चलाएं। अब कहीं गए सब्जी खरीदने, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको आती है हिंदी, इनको आती है तेलुगु और इंग्लिश, तो फिर उससे तो कोई कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे, संप्रेषण कर नहीं पाएंगे, तो ये किसी चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे। या बहुत सारी दिक्कतें, इनको वो ट्रांसलेटर रखना होगा साथ में, तो ये सब दिक्कतें इनके साथ। और फिर ये भाषाई जुड़ाव है, अगर ये नहीं होता है, जैसे यूपी में आए या बिहार में आए, अगर लोगों के बीच ये कोई मान लो कंपनी है, टीवीएस टायर्स या कोई भी मान लो कंपनी है, आप वो उसका काम है मार्केटिंग, अपने मार्केट को डेवलप करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो यहाँ वहाँ से यहाँ पे आई, वहाँ से बंदे भेजे उन्होंने, यहाँ आए वो काम करने। अब उनको क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है, अगर हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो किस दुकानदार से संपर्क करेंगे यूपी बिहार में। अगर आप यूपी बिहार की बात करो तो कोई ऐसा दुकानदार यहाँ पे टीवीएस टायर्स का नहीं होगा, मुश्किल से 10% ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश आती होगी। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय जुड़ाव है वो कई तरह से नुकसान देता है। अगर राष्ट्रीय जुड़ाव नहीं है आपका, अगर आप कोई ऐसी कंपनी है या किसी भी स्तर पे कोई वहाँ का किसान है, अपनी चीज़ों को ई नैम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उस पर सेल करना चाहता है, या तो वहाँ पे अगर वो दूसरे जो खरीदार हैं उनसे कांटेक्ट करता है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती या उसको तेलुगु नहीं आती, तब तो ये आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुँचाएगा हर स्तर पे। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। हालांकि इसकी स्वैच्छिक शिक्षा कभी भी प्रतिबंधित नहीं की है। पिछले दशक में ऐसे सीबीएसई विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है जहां पर हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। आप ये भी देख लो, आप इसे सबसे अच्छी बात स्वैच्छिक कर दो, मतलब कुछ जैसे जो सरकारी कार्य हैं उनको आप हिंदी भाषा में ही करो, लेकिन कुछ स्तरों पर इसको स्वैच्छिक कर दो, आप चाहो इसे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। तो ऐसे भी हैं जहाँ पे हिंदी भाषा, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें सीबीएसई के, जहाँ पे इंग्लिश को छोड़ हिंदी भाषा को भी प्रमोट किया गया, वहाँ हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। चेन्नई में स्थित 102 साल पुरानी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के लिए भी यह बात साबित होती है। इस शताब्दी वर्ष में तमिलनाडु का दक्षिण भारत में सक्रिय हिंदी प्रचार 73% है। मतलब ऐसा नहीं कि तमिलनाडु ने इसका पुरजोर विरोध किया है, पहले भी आप देख लीजिए तो वहाँ पे हिंदी प्रचारक गए थे, उन्होंने भाषा का प्रचार किया है। राज्य में कई ज़रूरतमंदों ने प्रवासी लोगों के साथ, सॉरी देखिए यहाँ पे राजी हो गया है, यहाँ पे राज्य होगा, आप चेक कर लेना। राज्य में कई ज़रूरतमंदों ने प्रवासी लोगों के साथ काम करने के लिए हिंदी को बातचीत को आधार बनाया, जो कि कारखानों से लेकर बाल की दुकानों तक श्रम जरूरतों को पूरा करता है। प्रतिरोध के साथ केवल मजबूरी को पूरा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे यह है कि मान लीजिए यहाँ यूपी बिहार से मजदूर गए वहाँ काम करने, प्रवासी मजदूर से, तो अगर उन्हें तो इंग्लिश कन्नड़ आते नहीं, तो अगर आप वहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं तो वो उनको कारखानों में रख सकते हैं। हेयर सैलून, जो बाल की दुकान बोला गया है, बाल की दुकान से लेकर के कारखानों तक उन्हें काम दे सकते हैं अगर उन्हें हिंदी आती है। तो अगर वो हिंदी नहीं आई तो न इनको रोजगार मिलना है, न वो किसी को एम्प्लॉय को या किसी श्रमिक को अपने यहाँ रख पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से पॉजिटिव वे में भी है और नेगेटिव वे में भी है। तो आपको एक जो बैलेंस वाली कंडीशन, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस, चीज़ों का बैलेंस है तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको बैलेंस वाली कंडीशन लानी चाहिए।
तो कंक्लूजन जो है, भारत की संघीय प्रवृत्ति और विविधता की मांग है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा को दूसरे पर वर्चस्व नहीं दिया जाए। मतलब किसी भाषा को ज़बरदस्ती कहीं इम्पोज मत करो, उसको लोगों को वॉलंटरी बनाओ, स्वैच्छिक बनाओ। उनको लगे कि हाँ इस तरह से आप शो करो कि वहाँ की राज्य सरकार को या वहाँ राज्य के लोगों को लगे हाँ इस भाषा को सीखना ज़रूरी है। तब वो चीज़ों को छोटे बच्चे से सिखाएंगे तो उनको इतना नॉलेज हो कि वो आने वाले फ्यूचर में हिंदी भाषा हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, सब भाषा के उन्हें ज्ञान हो। जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है या राष्ट्रीय लिंक के लिए है या फिर जो भी है वैश्विक स्तर पे आप अंग्रेजी सिखाओ, राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी के लिए हिंदी सिखाओ तथा क्षेत्रीय स्तर के लिए उनकी क्षेत्रीय भाषा तो उन्हें पता ही है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेकर चल सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपे हुए तो उसका अपोज तो होना ही है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल था वो अभी मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छे आर्टिकल्स आएंगे मैं आपको ज़रूर डिस्कस करके हिंदी में PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा क्या किया गया, उन्होंने H1B वीज़ा जो था, H1B वीज़ा, उसको बैन करने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इसे बैन करके अपने ही जो हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं उन्हें जॉब देंगे। तो देखिए अगर H1B वीज़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से जो टेक्निकल फील्ड में जो IT सेक्टर में काम करते हैं श्रमिक, जो स्किल्ड वर्क है, वो वहाँ जाके काम करते हैं। तो सीधा से इसका इम्पैक्ट हमारे देश पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए जो वीज़ा कैटेगरी है मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप देख लो एक बार। H1B वीज़ा कौशल युक्त श्रमिकों के लिए है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए। H2B वीज़ा मौसमी श्रमिकों के लिए, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में जाते हैं कोई काम करने या फिर कोई और कृषि से रिलेटेड जैसे कोई काम है या ऐसा कोई काम है जो हर एक सीजन में होता है। तो सीजनल वर्क करने के लिए जो वर्कर जाते हैं उन्हें H2B वीज़ा दिया जाता है। जो J1 वीज़ा है वो छात्रों और अनुसंधान हेतु जो वहाँ पे स्टूडेंट जाके स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए J1 वीज़ा जारी किया जाता है। L1 वीज़ा जो कंपनियों का आंतरिक स्थानांतरण होता है, जैसे इन्फोसिस की ऑफिस, मान लो कोई बेंगलोर में एम्प्लॉय था, उसको ट्रांसफ़र इन्फोसिस की कैलिफोर्निया ब्रांच में हो गया, तो जो वहाँ पे वीज़ा उसको दिया जाएगा वो L1 वीज़ा दिया जाएगा। और जो H4 वीज़ा है, जो H1 वीज़ा जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर गया वहाँ जॉब कर रहा है, तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे जो हैं उन्हें जो वीज़ा दिया जाता है उसे H4 वीज़ा बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर H1 वीज़ा बैन किया जाता है, H1B वीज़ा, तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ के वर्कर्स जो यहाँ से जा रहे थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा, देखिए बात ये है कि इंडिया की जो IT सेक्टर कंपनियां हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे देश के निवेशकों ने वहाँ जाके निवेश किया और वहाँ पे हमारे देश के लोगों को काम अगर न करने दिया जाए तो ये एक तरह से, मतलब जो अभी हम अमेरिका का इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये हमारे लिए विकट परिस्थितियां पैदा कर देंगे। एक तो कोविड-19, दूसरी बेरोजगारी दर भारत में ज़्यादा है ही, और उसमें से जो स्किल्ड वर्कर अगर बेरोजगार होने लगे तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसको लेकर के जो इंडिया का स्टेप है वो भी तगड़ा होना चाहिए, या जिस तरह से अमेरिका अगर ऐसे स्टेप उठाता है तो भारत के लिए बहुत समस्या है। इस चुनौती से निपटने के लिए देखिए क्या प्रावधान भारत सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं, तो ये आगे की चीज़ है। लेकिन अभी का करंट का जो पूरा ब्रीफ था आर्टिकल का वो यही था कि H1B वीज़ा बैन किया जा रहा है, तो उसको लेकर के वहाँ पे सिचुएशन क्या बनी और भारत के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका इफेक्ट H4 वीज़ा पर भी पड़ेगा। तो ये आज का कंप्लीट आर्टिकल था जो मैंने आपको डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं सही लगे तो आप डिसलाइक करके ये बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉरवर्ड करें। तो थैंक यू। नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस में मिलते हैं।